गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन ने पिछली टॉपिक में डीप फाउंडेशन और सैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सैलो फाउंडेशन एंड फ्लोर्स। तो जब अपन बात करते हैं सैलो फाउंडेशन की और डीप फाउंडेशन की, तो आप एक बात जानते हैं कि जब भी हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे या फिर किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, चाहे आपका वो ब्रिज हो, चाहे वो एनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, एनी, तो हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है फाउंडेशन। बिकॉज फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? फाउंडेशन की डेफिनेशन कहती है कि फाउंडेशन इज अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड सेफ्टी टू अ स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर द लोड ऑफ बिल्डिंग टू द सॉइल। तो नाउ बच्चों, फाउंडेशन is divided into two categories: deep foundation and shallow foundation. When a depth of foundation is much more greater than width compared to its width, then foundation is known as deep foundation. And when a depth of foundation is less than compared to its width, then it is known as shallow foundation. मतलब कि जब फाउंडेशन की गहराई कुछ ज़्यादा होगी, कंपेयर करेंगे उसकी चौड़ाई से, तब वो कहलाएगी डीप फाउंडेशन। और जब फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई से कम होगी तो हम उससे कहेंगे सैलो फाउंडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब हम लोड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे या फिर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बात करेंगे, या फिर हम उसे हिंदी में कहें कि भार सहने की क्षमता बात करेंगे सॉइल की, तब हमको ये पता होना चाहिए कि डीप फाउंडेशन जहाँ पे भी यूज़ की जाएगी वहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। और सैलो फाउंडेशन में जब भी हम बात करेंगे अपने बियरिंग कैपेसिटी की, तो हमेशा बहुत अच्छी होगी दोनों के कंपैरिजन में। अब हम बच्चों बात करेंगे सैलो फाउंडेशन के रिमेनिंग टाइप की। लास्ट क्लास में हमने कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी फाउंडेशंस के बारे में जो बहुत वाइडली यूज़ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है, क्योंकि ये बहुत कम कीमत में और बहुत अच्छी बन जाती हैं। नाउ बच्चों, तो पहला टाइप हम आज बात कर रहे हैं राफ्ट फाउंडेशन की। राफ्ट फाउंडेशन किसे कहते हैं? राफ्ट फाउंडेशन इज़ अ थिक रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब। तो राफ्ट फाउंडेशन एक बहुत मोटा रेनफोर्समेंट कंक्रीट का स्लैब है। अब स्लैब क्या होता है? स्लैब इज अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग और स्लैब इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज हैविंग अ very long distance long length and very long length and width, but it is having very less thickness compared to अदर एलिमेंट। मतलब कि एक लंबा ओवर स्प्रेड, जब हम इसको एक स्लैब कहते हैं, स्लैब का मतलब होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी, लेकिन थिकनेस जो होगी वो उसकी थोड़ी सी कम होगी, उसे हम स्लैब कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके छत में जो हम बात कर रहे हैं स्लैब की, ठीक। फिर लिखा है विच स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो पूरे लार्ज एरिया के ऊपर एक कंक्रीट का बेड फैला हुआ रहेगा। फिर लिखा है सॉइल, मतलब कि लार्ज एरिया ऑफ सॉइल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू सेवरल कॉलम। तो बहुत सारे कॉलम को वो सपोर्ट करता है, एंड लोड बियरिंग वॉल को, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि राफ्ट फाउंडेशन जो है एक वो बहुत बड़ा कंक्रीट का थिक बेड है जो कॉलम को और वॉल को सपोर्ट करता है और लोड ट्रांसफर करता है बहुत बड़े एरिया के सॉइल में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन। बहुत कॉमन नाम है बेटा, कई जगह साइट में ये नाम पूछा जाता है बार बार कि व्हाट इज़ मैट फाउंडेशन। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन एक ही होती है, ठीक। अब मैं आपको डायग्राम के तौर पे समझाता हूँ कि किसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए आप कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा कंक्रीट का बेड दिख रहा है जो कॉलम्स के नीचे है और एक बीम उनसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब बच्चों हम इस बेड की बात कर रहे हैं, तो यही मैं वो बेड की बात कर रहा हूँ, थिक रेनफोर्समेंट कंक्रीट बेड की बात कर रहा था, जो कॉलम और बीम को सपोर्ट करेगा और इसके ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये लोड को पहले अपने ऊपर लेगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा नीचे वाले बेड में। तो आप इस डायग्राम को देख के समझ गए होंगे कि ये जितने भी आपको वर्टिकल पोर्शन दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल, जो आपको बाहर पड़ वर्टिकल हाइट पर दिख रहे हैं, इसे कॉलम कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो बीम है। तो आप देखिए कि ये सब एक कंक्रीट के बेड के ऊपर है अटैच, तो इसे हम कहते हैं राफ्ट फाउंडेशन। अच्छा, ये पूरे एरिया का एक मतलब ये बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी फाउंडेशन बनाई जाए, अच्छी फाउंडेशन की स्ट्रेटजी है ये। नाउ बच्चों आप देखिए, ये जो आपको वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे हैं ये इसे कॉलम कहते हैं हम, और ये पूरी चीज, इस पूरे फाउंडेशन को हम कहते हैं राफ्ट फाउंडेशन।
नाउ बच्चों अब आती है एक बात स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन। अब जैसा कि बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की बात की थी। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? अ फाउंडेशन विच हेल्प्स विच ट्रांसफर द लोड विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स, मतलब लोड को वो आगे फॉरवर्ड करती है स्टेप्स की तरफ। ठीक है, स्टेप्स की मदद से जब हम लोड ट्रांसफर करेंगे तब हमारी बात आएगी स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन की। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अब ये कह रही है कि दीज टाइप्स ऑफ फुटिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन अ ओल्डन डे, नाउ डेज आर आउटडेटेड। तो स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन एक बहुत पुरानी फाउंडेशन है जो आजकल यूज नहीं हो रही है। एज फ्रॉम द नेम इट्स रिसेंबलिंग डेट फुटिंग आर स्टैक्ड अपॉन द अनदर एज स्टेप्स, मतलब कि जब फाउंडेशन स्टेप्स जो हैं फुटिंग के वो एक के ऊपर एक बने हो स्टेप्स की मदद से। मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है कि 3 कॉन्क्रीट क्रॉस सेक्शन आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर एंड फॉर्म्स एज स्टेप, मतलब 3 स्टेप इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इस हिसाब से रखे जाते हैं जहाँ पे हम उसको कहेंगे कि भाई वो एक स्टेप फॉर्म कर रहे हैं। अब स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप का मतलब होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हमें हमारे पैर को उठाना पड़ता है। तो वो जो दोनों स्टेप के बीच में एक हाइट का डिफरेंस होता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ फुटिंग आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फाउंडेशन। स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन भी कहलाता है और स्टेप फाउंडेशन भी कहलाता है। और ये लिखा हुआ है कि स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन इज यूज्ड जनरली इन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो अब आप इसको देखें। अब ये जो बेटा आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए कि ये जो येलो वाला पोर्शन है ये है बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने कंक्रीट का एक नीचे बेड बनाया है, फिर इसके नीचे एक और स्टेप बनाया, फिर उसके नीचे एक और स्टेप और फिर इसके नीचे एक और स्टेप। हमने हाउस मतलब हम हमारे फाउंडेशन को इस हिसाब से सेटल कर रहे हैं या स्टेबल हम उसको वहाँ पे सेट कर रहे हैं जैसे कि जब वो लोड को ट्रांसफ़र करेगा तो स्टेप बाय स्टेप लोड को ट्रांसफ़र करेगा। और हम लोड ट्रांसफ़र करने के लिए एक टेक्निक अपना रहे हैं, उसे कहते हैं स्टेप्ड। ठीक है, तो हम इस पूरी फाउंडेशन को कहते हैं स्टेप फाउंडेशन। तो बेटा ये बहुत कॉमन नहीं है, अभी तक बहुत माइनर ही बनती थी, आउटडेटेड फाउंडेशन है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है और स्टेप फाउंडेशन पे कुछ कबार क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से आपको बताए गए। इसको देख के आप ये समझ गए होंगे कि कंक्रीट के ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहे हैं ये कंक्रीट के बेड हैं। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई मतलब लेंथ ज़्यादा नहीं है ना। ये स्टेप मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स हमने सॉइल के ऊपर रख दिए और हम अब उसके ऊपर मकान बना रहे हैं। तो आप देखिए ये कि पहला स्टेप ऊपर है, फिर उसके नीचे दूसरा स्टेप, फिर उसके नीचे तीसरा स्टेप, फिर उसके नीचे चौथा स्टेप और इसके ऊपर येलो वाला पोर्शन है, ये है कंस्ट्रक्शन। अब चाहे ये वॉल हो सकता है, चाहे इसके ऊपर हम आगे ले जाके इसमें हम ऊपर पहले वॉल खड़ा करेंगे, फिर वॉल के ऊपर हम जाके इसको डायरेक्ट स्लैब डाल देंगे। तो बच्चों अब जब बात आती है सबसे बड़ी कि अब जैसे आपने स्टेप फाउंडेशन देखा, तो उसी हिसाब से जो बहुत कॉमन आजकल चल रही है वो है स्लोप्ड फाउंडेशन। ठीक है, अब स्लोप्ड फाउंडेशन, और मैंने वहाँ पे मेजर नाम नहीं दिया था जब हमने क्लासिफाइड किया था, तो स्लोप्ड फाउंडेशन का नाम नहीं था। लेकिन स्लोप्ड फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और सिलेबस में इसका कंटेंट नहीं है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्लोप्ड फुटिंग फाउंडेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक आपको समझ में आएगा कि फाउंडेशन और फुटिंग, मैं फुटिंग बोल रहा हूँ और फिर फाउंडेशन बोल रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। सॉरी। तो बच्चों जब एक हम सिंगल कॉलम की बात करेंगे जिसको जो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बिल्डिंग में मैंने 9 कॉलम बनाए और 9 कॉलम के बीच में 9 कॉलम के नीचे मैंने गड्ढा किया और वहाँ पे मैंने कंक्रीट का पूरा बेड बिछाया और मैंने वहाँ पे एक कॉलम के लिए लोहा खड़ा किया, फिर उसको मैं ऊपर लेके आया। तो ये सब जब पूरे मकान की जब मैं बात करूँगा सारे 9 कॉलम की मिलके, तो वो कहलाएगी फाउंडेशन। और लेकिन जब मैं किसी सिंगल कॉलम की बात करूँगा तो वो कहलाएगी फुटिंग। तो बस नाम का फ़र्क है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे। फुटिंग का मतलब होता है कि सिंगल कॉलम की फाउंडेशन, और फाउंडेशन का मतलब होता है पूरे हाउस की फाउंडेशन जहाँ पे बहुत सारी फुटिंग आती है ना। तो बच्चों क्या लिखा हुआ पढ़िए। स्लोप्ड फुटिंग आर ट्रेपोजाइडल फुटिंग, दे आर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट केयर टू सी दैट टॉप स्लोप ऑफ 45 डिग्री इज मेंटेन ऑल स्लाइड। तो स्लोप्ड फुटिंग एक टाइप की ट्रेपोजाइडल फुटिंग है। अब ट्रेपोजाइडल क्या होता है बेटा? ट्रेपोजाइडल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर है, जैसा कि आपने देखा होगा कैनाल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेपोजाइडल वे का, मतलब कि जिसकी दो हाइट जो दो हाइट होती है वो स्लांट होती हैं और जो बॉटम सरफेस है वो प्लेन होता है। ठीक है, कैनाल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके ट्रेपोजाइडल शेप का।
तो लिखा है कि स्लोप्ड फुटिंग आर ट्रेपोजाइडल फुटिंग, दे आर डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड विद अ ग्रेट केयर टू सी द टॉप स्लोप ऑफ 45 डिग्री। अब बेटा हम जब स्टेप्स बना रहे थे तो हमने स्टेप पे एक के ऊपर एक स्टेप को 90 डिग्री एंगल पे टर्न किया और हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं स्लोप्ड फुटिंग की, तो स्लोप्ड फुटिंग में हम 45 डिग्री का मेंटेन करते हैं टॉप साइड में। तब मैं बताता हूँ कैसे, आपको फोटो देखेंगे तो समझ में एक ही बार में आ जाएगा। फिर लिखा है कि व्हेन कंपेयर्ड द ट्रेपोजाइडल फुटिंग विद द फ्लैट फुटिंग, तो फ्लैट फुटिंग जो आप देखते हैं जहाँ पे हम स्टेप्स बनाते हैं, द यूजेज ऑफ कॉन्क्रीट इज लेंथ। तो भैया जो ट्रेपोज ये जो स्लोप्ड फुटिंग है ये इसलिए वाइडली यूज हो रही है आजकल, या बहुत एडवांसमेंट में है, क्योंकि यहाँ इसमें मटेरियल कम लगता है। जब मटेरियल कम लगेगा तो हमारी कॉस्ट बचेगी, और कॉस्ट बचेगी तो भैया ये हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी आगे। ठीक, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फुटिंग इन कॉन्क्रीट एज वेल एज रेनफोर्समेंट। इसका मतलब यह है कि भैया ये कॉस्ट की फुटिंग की कॉस्ट कम करती है और रेनफोर्समेंट भी कम करती है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी मटेरियल बचेगा और कॉलम एक इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है या फिर फाउंडेशन एक महंगा कंस्ट्रक्शन है जो पैसे बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा बजट हमारा लगता है। अब बच्चों आप ये देखिए, मैं इस फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ जिसके मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो सिंगल कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि पहले हमने पीसीसी का बेड बिछाया, और फिर पीसीसी का मतलब क्या होता है, पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ऊपर प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ऊपर मैंने फिर एक और कंक्रीट का बेड बिछाया, लेकिन वो आरसीसी का है। लेकिन टॉप सरफेस जो आप देख पा रहे होंगे ये 45 डिग्री स्लांट हाइट पे आपको दिख रहा है, तो हम इसे कहते हैं स्लोप्ड फुटिंग फाउंडेशन। ये बहुत कॉमन है आजकल, हर जगह लग रहा है, आपने देखा होगा। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब ऊपर से कॉलम के 4 रॉड आई हैं जो कॉलम को लेके जा रही है नीचे, फिर देखिए उसके बाद ये ट्रेपोजाइडल वे में नीचे ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो बच्चों जब ये लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ट्रेपोजाइडल वाला शेप यूज़ किया जा रहा है और स्लोप्ड हाइट पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है लोड को बॉटम वाले सरफेस में, तो हम इसे कहेंगे स्लोप्ड फुटिंग। थोड़ा ध्यान से देखें, ग्राउंड लेवल से नीचे है 45 डिग्री का एंगल, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसके आसपास फिर मिट्टी भर दी जाएगी, और जब मिट्टी भर दी जाएगी तो ये हमारे लोड को बहुत आसानी से बियर कर लेगा। अब आप बच्चों से इतना समझना है कि पहले जो स्टेप हम बनाते थे, स्टेप बनाने में कंक्रीट और आरसीसी दोनों ज़्यादा लगता था, लेकिन स्लोप्ड फुटिंग बनाने में नहीं लगता है, और ये इफेक्टिव ज़्यादा है उससे, इस वजह से इसका बहुत वाइडली यूज़ है। तो इसके बाद जब अपन बात कर रहे होंगे कि आगे अपन को स्लोप्ड फुटिंग फाउंडेशन की बात करना है या फिर इसमें कैसे करना है, तो देखिए हम अगला एक और होता है। अब आता है बेटा गिरलिच फाउंडेशन, बहुत एक वाइडली यूज होने वाली फाउंडेशन और एक थोड़ा सा टिपिकल का फाउंडेशन जिसको थोड़ा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। अब पहला लिखा हुआ है कि अ फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और मोर टायर ऑफ बीम। अब टायर किसे बोलते हैं, तो बेटा जो आपने मतलब जब आपने देखा कि जब हम फाउंडेशन बना रहे थे तो हम स्टेप्स बनाते थे। पहले पीसीसी का पैड बनाया, फिर उसके ऊपर हमने उससे छोटा स्टेप बनाया, फिर उससे ऊपर उससे छोटा बनाया, फिर इसके बाद हम उसे कॉलम में लेके आते हैं। मतलब कि 3 स्टेप के बाद हमारी फाउंडेशन ख़त्म होती है। लोड को ट्रांसफर हम करते हैं स्प्रेड टेक्निक्स की मदद से या फिर स्टेप्स की मदद से। तो बेटा फाउंडेशन में ये लिखा हुआ है कि अ फाउंडेशन विच इज कंसिस्ट 2 और मोर टायर ऑफ बीम, तो मतलब कि जहाँ पे 2 अलग अलग टायर हों बीम के। अब मैं बताता हूँ कैसे। टिपिकली स्टील सुपर इम्पोज्ड ऑन अ लेयर ऑफ कॉन्क्रीट टू डिस्पर्स लोड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ गिरलिच फाउंडेशन। मतलब कि एक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं स्टील की मदद से, अब स्टील मतलब कि लोहा, यहाँ पे स्टील का मतलब है लोहा, तो हम लोहे की मदद से हम लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और टायर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें हम पूरा उस प्लेट को फैला चुके होंगे। अभी आप इसको एक डायग्राम देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर लिखा है कि इट इज़ यूज्ड एट अ बेस ऑफ कॉलम, कॉलम के बेस में यूज़ किए जाते हैं। दीज टायर आर इनकेस्ड इन कॉन्क्रीट एंड आर द राइट एंगल टू द ईच अदर। तो भैया कॉलम में जैसे इट इज़ यूज्ड एट अ बेस ऑफ कॉलम, मतलब कि हर कॉलम के बेस में किया जाता है। इसके बाद ये लिखा है कि दीज टायर आर इनकेस का मतलब फंसाया जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है, टाइटली फिट किया जाता है। कॉन्क्रीट आर अ राइट एंगल टू ईच अदर, तो हर जितने भी बीम या कॉलम रखे जाएंगे टायर रखे जाएंगे वो कहलाए जाएंगे एक के 90 डिग्री एंगल पर। टायर का मतलब आपका कोई टायर मतलब कि एक पूरा स्लैब है, मैं आपको वो बताता हूँ कैसे।
अब बच्चों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा है कंक्रीट का पैड या फिर कंक्रीट का बेड। हमने पहले कंक्रीट बिछाया। अब जब कंक्रीट बिछाया तो मैंने जो आपसे कह रहा था, मैं लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं क्या कर रहा था, स्टेप्स बना रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे स्टील की बीम्स बिछाई हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये स्टील की ये जो छोटा छोटा पोर्शन आपको दिख रहा होगा ना बच्चों, यहाँ पे ये देखो आप लंबा लंबा स्टील की रॉड्स जा रही हैं, है ना। तो पहले स्टील के बेड बिछे हुए हैं, देखो पहले कंक्रीट के ऊपर स्टील रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पे एक और स्टील रखी हुई जो उससे छोटी है, फिर उसके ऊपर स्टील की बीम रखी हुई है जो छोटे छोटे। तो ये आयरन की प्लेट की मदद से देखो आप, मतलब कि हम जो स्टेप्स बना रहे थे वहाँ पे अब बीच वाले स्टेप्स में कंक्रीट या रेनफोर्समेंट ना लगा के मैंने वहाँ पे लगाया है क्या, स्टील की प्लेट्स। तो जो लोड को ट्रांसफ़र करने में मदद करती हैं और हमारे कंक्रीट पैड को या कंक्रीट बेड को बहुत आसानी से लोड को ट्रांसफ़र करने में मदद मिलती है। ये फाउंडेशन वहाँ यूज़ की जाती है बच्चों जहाँ पे जर्क बहुत आता है, और मतलब आजकल तो वैसे भी ये ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रिलेज फाउंडेशन इज़ अ फाउंडेशन विच नोन फॉर अ जर्क। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्क आते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ ब्रिजेस में। तो ब्रिजेस में भैया जहाँ पे मतलब इसमें लोड आएगा, जहाँ पे आपको मालूम है कि ये लोड बहुत ज़्यादा से बियर करने के लिए आने वाले समय पे कोई फेलियर वगैरह ना हो, तो हम वहाँ पे स्टील को लगाते हैं और इससे इसकी ताकत बढ़ जाती है। स्टील का मतलब होता है कि स्टील बीम्स का मतलब होता है ग्रिलेज। आप लिखा हुआ है देखिए ब्रैकेट के अंदर कि 3 स्टेप में जो आपको स्टील के बीम्स दिख रहे हैं वो जो रखे हुए हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल साइज पे देखिए, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो इसे कहते हैं ग्रिलेज। तो अब हम लोड ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी जो ताकत बढ़ाने के लिए हमने लोहे को यूज़ कर लिया कंक्रीट के साथ, ठीक है। लेकिन हमने इसके ऊपर कहीं कंक्रीट नहीं बिछाया, तो थोड़ा सा ध्यान से देंगे। कंक्रीट सबसे नीचे बिछा हुआ है, उसके ऊपर हमने स्टील की आई बीम्स बिछा दिया जिसे ग्रिलेज बोलते हैं। फिर हमने उसके ऊपर अगला स्टेप्स बिछा दिया, वो भी स्टील को जो आपके उसका अगले स्टेप में स्टील की बीम से ग्रिलेज किया, जो उसी के अगले ऊपर फिर छोटे स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप के तौर पर रखे गए हैं। तो इस पूरी फाउंडेशन को कहते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम लोड ट्रांसफ़र करने के लिए कंक्रीट के स्टेप्स का नहीं स्टील की बीम्स का यूज़ करते हैं जिसे हम ग्रिलेज कहते हैं, तो इस पूरी फाउंडेशन टेक्निक को हम कहते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। थोड़ा सा ध्यान दें कि ऊपर से जो लोड आ रहा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे बड़े वाले स्टेप में, वो भी आयरन का बना हुआ है। फिर उसके बाद अगला स्टेप में देखिए तो आयरन का फिर से आयरन के ही स्टेप में फॉरवर्ड किया। फिर हमने उसके बाद वाले स्टेप में भी आयरन का स्टेप्स बनाया। फ़र्क सिर्फ ये है बाकी फाउंडेशन और इस फाउंडेशन में, ये बहुत बड़े लेवल में की कंस्ट्रक्शन की जाती थी पहले, आजकल ये भी बहुत मिनिमम यूज़ हो रही है क्योंकि आरसीसी सबसे अच्छा है, लेकिन आपके सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये लोड ट्रांसफ़र करने की बहुत पुरानी टेक्निक है। जब बहुत ज़्यादा वजन या बहुत ज़्यादा जर्क आया करता था लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम वहाँ पे ये फाउंडेशन लगाते हैं जो बहुत सेफ़ होती थी। अब आप बेटा एक बात ध्यान दें कि स्टील बीम यदि मैं इसको कह रहा हूँ तो बीम का मतलब आप जानते हैं, बीम का मतलब कि एक ऐसी मेंबर या फिर एक ऐसा पोर्शन जो जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो आप देखिए बेटा ये जो आपके जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो देखिए आप छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये स्टील के आई सेक्शन है। मतलब आई मतलब कि लोहे में जो आप देखते हैं बिजली के खंभे बनाए जाते हैं, ये वैसे सेक्शन है जिसके दोनों मतलब कि एक फ्लैंज होता है और वेब होता है। अब फ्लैंज और वेब किसे बोलते हैं कि बेटा जो बॉटम का पोर्शन है जो नीचे वो तरफ बना होता है जहाँ पे मतलब आई सेक्शन जिसको आप बोलते हो, तो आई में आप जानते हो कि आई में जो ऊपर टॉप का वेब है और बॉटम का वेब है और बीच में जो वर्टिकल पोर्शन है उसे हम कहते हैं फ्लेंज। तो इस टाइप के पोर्शन स्टील के मार्केट में अवेलेबल होते हैं बहुत आसान से, जिसे हम गार्डर भी बोलते हैं। तो हमने उसकी मदद से एक कंबाइन पूरा बेड बनाया लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, तो बस मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आपके दिमाग में इसका एक इमेजिनेशन क्रिएट हो। अब बच्चों बात कर रहे हैं अपन अगली फाउंडेशन की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है आइसोलेटेड फुटिंग। अब इस नॉर्मली इसको हम फुटिंग इसलिए बोलते हैं, या फिर आप ये देख पा रहे होंगे कि जो सैलो फाउंडेशन है इसमें ज़्यादातर फाउंडेशन का नाम फुटिंग है। तो फुटिंग इसलिए क्योंकि हम इंडिविजुअल कॉलम की बात करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे इसलिए हम उसे फुटिंग बोल रहे हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड फुटिंग इज द सिंगल और इंडिविजुअल फुटिंग विच ट्रांसफर लोड टू द अंडरग्राउंड साइड। तो पहला आइसोलेटेड फुटिंग, सिंगल इंडिविजुअल फुटिंग विच मतलब कि भैया एक सिंगल कॉलम की अपनी फुटिंग है जो ट्रांसफ़र करती है अंडरग्राउंड सॉइल पे। तो भैया यही मैंने आपको बताया था
फिर लिखा है इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन अ सिंगल कॉलम इज टू बी प्रोवाइडेड। तो भाई आइसोलेटेड फुटिंग कब प्रोवाइड की जाएगी, जब हमें सिंगल कॉलम की बात कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया कि फुटिंग हमेशा सिंगल कॉलम की बात होगी। फिर लिखा है कि अ फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर विच मेक्स द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और रेस्टेड इनसाइड द ग्राउंड। मतलब आप ये बात जानते हैं कि फाउंडेशन जो है वो सब स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ग्राउंड के। तो इसमें फिर आखिरी स्टेप क्या लिखा है कि आ फुटिंग इज अ यूनिट ऑफ फाउंडेशन दैट कुड बी डीप और सैलो। तो फुटिंग एक सिंगल यूनिट है फाउंडेशन की। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आइसोलेटेड फुटिंग इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर सैलो डेप्थ। आइसोलेटेड फुटिंग जब सैलो डेप्थ रहती, मतलब कि हमें जब कम गहराई में बहुत अच्छी बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाती है, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। सैलो फाउंडेशन हैव देयर डेप्थ लेस देन द विड्थ। तो भैया आप ये जानते हैं कि भैया फाउंडेशन जो है उसकी डेप्थ जो है उसकी विड्थ से कम होती है। फिर लिखा है आइसोलेटेड फुटिंग इज यूज्ड फॉर आइसोलेटेड कॉलम। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो सिंगल कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। फुटिंग आर प्रोवाइडेड आइदर सिंपल फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग और स्टेप फुटिंग। कोई भी फुटिंग बना सकते हैं हम, चाहे अच्छा आइसोलेटेड फाउंडेशन का मतलब ये हो सकता है कि सारे कॉलम एक जैसे ना हो, सिंगल सिंगल कॉलम की अलग अलग डिजाइन हो, है ना। इसके बाद लिखा है कि इन सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग बेस इज यूनिफॉर्म डेप्थ इज प्रोवाइडेड। तो आप जानते हैं कि भाई सिंपल आइसोलेशन फुटिंग में बेस ऑफ यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म डेप्थ में हम बेस बिछा देते हैं। फिर उसके बाद हम स्लोप्ड फुटिंग बिछा सकते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप्ड बिछा सकते हैं, या फिर हम उसके ऊपर सिंपल फुटिंग बिछा सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ वो देखते हैं कि बेस ऑफ यूनिफॉर्मली स्लोपिंग डाउनवर्ड पैटर्न इज प्रोवाइडेड। तो यूनिफॉर्मली जो धीरे धीरे जो कम होता है बेस, हम उसे बनाते हैं, और या तो फिर हम स्टेप्स बनाते हैं जो लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब आप देखिए, ये है आइसोलेटेड फुटिंग। अब आप ये समझिए कि तीनों कॉलम अपने अपने सेपरेट वे में बने हुए हैं। अब यदि मैं मान लेता हूँ कि आइसोलेटेड फुटिंग मुझे बनाना है, तो अब मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे कहीं पे स्टेप्स बनाने हैं, कहीं पे कोई सिंगल बनाना है, कहीं पे क्या करना है। तो आइसोलेटेड फुटिंग में आप ये देखिए कि इस कॉलम जो पहला वाला कॉलम है, इस कॉलम के नीचे डायरेक्ट उसे हमने कंक्रीट के बेड से जोड़ दिया गया है। दूसरे वाले कॉलम में आप देख रहे हैं स्लोप्ड फाउंडेशन में या स्लोप्ड फुटिंग में आप देख रहे हैं कि जो लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं वो 45 डिग्री एंगल पे एक कॉन्क्रीट टर्न है और उसके बाद नीचे बेस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टेप से लोड पहले कॉलम से ट्रांसफर हुआ बड़े वाले स्टेप में, फिर उससे बड़े वाले स्टेप में, फिर उससे बड़े वाले स्टेप में। तो ये तीनों स्टेप जो आप तीनों कॉलम आप जो देख रहे हैं, ये तीनों कॉलम है सबसे बड़ा एग्जांपल है आइसोलेटेड फाउंडेशन के। तो एक मकान में जब तीनों फाउंडेशन कहीं पे यूज हो रही हो, तो अब देखो लोड को ट्रांसफर करने के लिए मैं सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो सिंगल कॉलम में हो सकता है कि सिंपल फुटिंग लगाऊं, या फिर मैं स्लोप्ड फुटिंग लगाऊं, या फिर मैं स्टेप्ड फुटिंग लगाऊं। तीनों एक ही चीज़ है, हो सकता है कि ये एक ही मकान में मुझे मिल जाए। और आइसोलेटेड मतलब कि जब मैं सिंगल कॉलम की बात करूंगा, बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। अब बच्चों फाउंडेशन तो हमने कर दिया खत्म। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि फाउंडेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डीप फाउंडेशन एंड सैलो फाउंडेशन। तो अभी फिर से बताया मैंने कि डीप फाउंडेशन का मतलब कि जब फाउंडेशन की गहराई सैलो फाउंडेशन की गहराई सैलो फाउंडेशन की चौड़ा जब फाउंडेशन की गहराई उसकी विड्थ से ज़्यादा होगी तो वो कहलाएगी डीप, और जब फाउंडेशन की गहराई उसकी विड्थ से कम होगी तो वो कहलाएगी शैलो। लेकिन ज़्यादा का मतलब है कि कुछ ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मैंने बताया कि 5.5 फीट इसकी डेप्थ है और 5 फीट इसकी चौड़ाई, जब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होगा। अब बात आती है डीप फाउंडेशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। सेम मैंने बात किया सैलो फाउंडेशन में। तो सैलो फाउंडेशन में पहला आता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, फिर आता है राफ्ट फाउंडेशन, फिर आता है कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, फिर आता है स्लोप्ड फाउंडेशन, फिर आता है स्टेप्ड फाउंडेशन, और आखिरी में आता है आइसोलेटेड फाउंडेशन। तो ये सारा जब मैंने पढ़ा तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि फाउंडेशन एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का कि इसको जब भी मैं बनाऊंगा तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि इसमें कोई भी मैंने जरा भी कोताही बरती तो ये मेरे मकान के लिए आगे लाइफ के लिए सही नहीं रहेगा। तो बच्चों मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मैं फाउंडेशन बनाऊंगा तो मुझे जो फाउंडेशन दी गई है डिज़ाइन में, मैं वो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें थोड़ा सा बहुत भी आपको डाउट आता है तो अपने मुझसे कंसल्ट करिए जब भी आपको लगता है, चाहे वो डाउट सेशन में हो या कभी भी।
अब बच्चों बात आती है प्लिंथ बीम की। अब प्लिंथ बीम क्या होता है? तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो दो भागों में करते हैं। एक होता है सब स्ट्रक्चर, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि a foundation sorry a component of a building which constructed below the ground level। तो भैया ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा हम उसे कहेंगे सब स्ट्रक्चर। अब ग्राउंड लेवल के नीचे दो चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, एक की जाती है प्लिंथ बीम और एक की जाती है फाउंडेशन। ये दो ही चीज़ें हैं जो ग्राउंड के नीचे की जाती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे बेसमेंट बनाओ तो आप बेसमेंट भी सब स्ट्रक्चर पे आएगा, लेकिन मकान के मेजर रोल में जो सबसे बड़े पार्ट्स होते हैं वो है फाउंडेशन और प्लिंथ बीम, जो ग्राउंड से नीचे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सब कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं प्लिंथ बीम की। ये लिखा हुआ है कि प्लिंथ बीम इज अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल्स एंड इट्स फाउंडेशन। तो जो प्लिंथ बीम है वो एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बीम है, मतलब कि एक ऐसी बीम जो आरसीसी से बनी हुई है। अब आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अब रेनफोर्स्ड कंक्रीट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंक्रीट जिसमें लोहा और कंक्रीट दोनों हो, या फिर सरिया और कंक्रीट दोनों हो। ठीक है, वो कहलाता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो ये बता रहा है कि प्लिंथ बीम इज अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। प्लिंथ बीम जो है वो एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बीम है जो वॉल और फाउंडेशन के बीच में बनाई जाती है। तो अब आप जानते हैं कि एक मकान में बनाई जाती है वॉल, और वॉल इज आउटर मोस्ट मेंबर ऑफ अ हाउस। तो भैया मकान के सबसे बाहर का जो पोर्शन है वो है आपका वॉल। अब वॉल के लोड को ट्रांसफर करने के लिए भी तो मुझे फाउंडेशन ही लगेगी ना। तो मैं एक ऐसी बीम कनेक्ट करता हूँ जो पूरी फाउंडेशन के कॉलम को कनेक्ट करता है या सारी फुटिंग को एक साथ जोड़ता है, और वहां पे मैं लोड को ट्रांसफर करता हूँ। अगला, प्लिंथ बीम इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, क्या लिखा हुआ है? प्लिंथ बीम इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन और propagation of crack from the foundation into the wall when the foundation suffers from settlement। तो प्लिंथ बीम इसलिए भी प्रोवाइड की जाती है बच्चों, जब कभी मान लेते हैं कि सेटलमेंट होगा सॉइल में। सेटलमेंट होना मतलब कि मिट्टी का धंस जाना, तो उससे हमारी फाउंडेशन में क्रैक आएगा, और जैसे ही फाउंडेशन में क्रैक आएगा तो फाउंडेशन क्रैक वो बढ़ेंगे आगे वॉल के तरफ। ठीक है, तो हम जो ये प्लिंथ बीम इसलिए भी बनाते हैं कि यदि कभी ऐसी परिस्थितियां बनी कि भाई फाउंडेशन में कोई क्रैक आया और वो आगे बढ़े, मतलब कि वो आगे बढ़ी कहाँ पे, मतलब वो वॉल की तरफ बढ़ने लगी फाउंडेशन, तो क्रैक बढ़ने लगी, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। कभी भी वॉल गिर सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि अब प्लिंथ बीम क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गई। फिर हम इसके बाद बात कर रहे हैं प्लिंथ बीम्स डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द वॉल। प्लिंथ बीम डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द वॉल ओवर द फाउंडेशन इवनली। तो ये प्लिंथ बीम इस काम भी आती है कि ये वॉल के लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें कॉलम्स में। अब आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले फोटो में आपको ये दिख रहा होगा कि एक बीम है जो ग्राउंड लेवल में कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो ये देखिए, ये हर कॉलम से होके गुजर रही है, हम इसे कहते हैं प्लिंथ बीम। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अ बीम विच कनेक्ट ईच एंड एवरी फुटिंग और ईच एंड एवरी फाउंडेशन ऑफ कॉलम। तो जब मैं बेटा इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो देखिए आपकी रेड कलर की शटरिंग लगी हुई है, शटरिंग के अंदर मैं कंक्रीटिंग करूँगा, लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये सारे कॉलम से होके गुजर रही है। थोड़ा ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, थोड़ा सा छोटा है ये। ठीक है, इसके बाद अगली वो देखिए कि अब आखिर में देखिए, जब बनाने के बाद जब आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ, तो एक बीम जो है वो पूरे कॉलम से होते हुए गुजर रही है। तो आप देखिए कि ये जो बीम है इसके ऊपर वॉल बनेगी, और बाजू में उसी फोटो के जस्ट साइड में देखिए आपकी इसी फोटो के ऊपर हमने एक वॉल खड़ी करी। तो ये वॉल का लोड जाएगा प्लिंथ बीम में, और प्लिंथ बीम इसको ट्रांसफर करेगी फाउंडेशन में। तो ध्यान रखेंगे, प्लिंथ बीम से कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लिंथ बीम इज अ मेंबर ऑफ सब स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड ऑफ वॉल्स टू द फाउंडेशन, मतलब वॉल्स के लोड को ट्रांसफर करती है फाउंडेशन में। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जब बात आती है प्लिंथ बीम क्यों बना, तो बेटा प्लिंथ बीम इसलिए बना रहे हैं कि सबसे पहला मैंने आपको बताया कि वॉल के लोड को ट्रांसफ़र करना है मुझे बराबर, और इसके बाद मुझे एक और चीज़ है कि यदि फर्दर कभी लाइफ में फाउंडेशन में सेटलमेंट होगा, जब सेटलमेंट मतलब वैसे तो ऐसा बहुत माइनर और माइनर के केसेस में होता है,
कि जब सेटलमेंट होगा सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी नीचे की, तो वो क्रैक्स जनरेट करेगी। क्योंकि जब वो मकान जैसे मान लिया एक जगह पे लोड बियर करने की ताकत अच्छी और एक जगह पे नहीं, तो जैसे ही लोड आएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रैक्स जो है तो वो ऊपर वॉल्स में ना आए, वो बीम में आके रुक जाए। इस वजह से भी आपकी प्लिंथ बीम बनाई जाती है। अब एक फोटो और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखिए बेटा, एक बीम जो ग्राउंड में सभी कॉलम्स को कनेक्ट कर रही है, और इसमें हम जब देख रहे हैं तो भाई ये इसका बेसिक मतलब है कि ये जो आप वर्टिकल मेंबर देख रहे हैं कॉलम, वो नीचे की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जाएगा फुटिंग के। तो हम ये इसलिए बनाते हैं कि वॉल के लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और नीचे से जो क्रैक आने वाले हों फर्दर वो ऊपर ना आए। अब बच्चों फाउंडेशन हमने पूरा पढ़ लिया, प्लिंथ बीम हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों फ्लोर्स की। अब जैसा कि आप जानते हो बच्चों, फ्लोर किसे कहते हैं। अब सिंपल स्टेप्स पे ये समझिए कि फ्लोर इज अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड स्मूथ सरफेस टू आर इनमेट्स। तो मकान के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें स्मूथ सरफेस देना हमारा बेसिक एम है, क्योंकि घर के अंदर यदि रफ सरफेस होगा तो आने वाले टाइम पे वो सफाई में दिक्कत होगी, गंदगी वहाँ पे बैठेगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, पैर में लग सकता है, और यदि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ताकत ज़्यादा लगेगी। तो क्योंकि आप जानते हैं स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है ना। अब जब बच्चों क्या लिखा है कि अ फ्लोर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज अ लेवल्ड सरफेस विच कैन सपोर्ट द ऑब्जेक्ट। तो भैया फ्लोर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक पूरा लेवल्ड सरफेस है जो सारे ऑब्जेक्टों को सपोर्ट करता है ऑक्यूपेंट्स के। मतलब कि आप जानते हैं कि सब फ्लोर मतलब कि आप एक लेवल्ड सरफेस, कोई फ्लोर ऐसा तो नहीं है कि ऊपर नीचे स्टेप्स में होते हैं, है ना। तो आप मतलब फ्लोर का मतलब है कि फ्लोर इज अ लेवल्ड सरफेस जो ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने के काम आते हैं। मतलब वॉल से टच होके आ जाता है, और जो हमें एक लेवल सरफेस मिलता है, हमारा जो ऑक्यूपेंट्स है उस बिल्डिंग में रहेगा वो अपने ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे रख सकता है। डिफरेंट फ्लोरिंग टाइप ऑफ देयर बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर। तो बहुत सारे फ्लोरिंग मटेरियल्स हैं जो बिल्डिंग में यूज़ होते हैं, अब वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं बच्चों, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है कि द फ्लोरिंग इज चोजन एज पर, फिर इसके बाद सॉरी बच्चों एक मिनट स्लाइड चेंज हो गई थी। द फ्लोरिंग मटेरियल इज चूजन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। अब यूज़र के बजट के हिसाब से हम हमारे फ्लोरिंग मटेरियल को चूज़ करते हैं। एंड एप्लीकेशन विच प्रोवाइड द मोस्ट सेटिस्फाई रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमारा मेन सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमें हमारे कस्टमर को या ऑक्यूपेंट को एक लेवल्ड सरफेस देना है जो उसके मकान या उसके कंस्ट्रक्शन में जो भी उसका एरिया वहाँ पे उसको रहने में कोई प्रॉब्लम फर्दर ना हो। अब उसके बजट के हिसाब से हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उससे क्या चाहिए। तब अपन टाइप ऑफ फ्लोर्स की बात करेंगे इसके बाद, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमें ये बात ध्यान रखना है इकोनॉमिकली और ड्यूरेबिलिटी दोनों चीज़ें। अब इकोनॉमिकली और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है कि कम पैसों में अच्छा काम, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि इसकी लाइफ लॉन्ग, इसकी ड्यूरेबल, ये कितना ड्यूरेबल है, कितने सालों तक चलेगा। तो हम कोई भी फ्लोर का जब हम अपना चूज करेंगे कि भाई हमें किस फ्लोर पे बात करना है, हम किस फ्लोर की बात, कौन सा फ्लोर हमें कस्टमर को लगा के देना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके बजट का। तो भाई उसने मुझे बोला कि मुझे टाइल्स लगाना है, तो भाई मैं टाइल्स लगा के दूंगा। उसने मुझे बोला कि नहीं मुझे आप कंक्रीट का फर्श करके दो, तो मैं कंक्रीट का फर्श करके दूंगा। हो सकता है वो आपको ये बोले कि ग्रेनाइट लगा के दो, हो सकता है वो आपसे बोले कि मार्बल लगा के दो, हो सकता है कि वो आपसे ये बोले कि भाई सिरेमिक लगा के दो। वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी चॉइसेस के ऊपर है कि वो आपसे क्या बोलता है। तो बजट का ध्यान रखेंगे, लेकिन कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है फ्लोर। फ्लोर की डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे कि फ्लोर इज अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड लेवल्ड सरफेस टू इनमेट्स। मतलब फ्लोर एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो हमारे कस्टमर को या हमारे इनमेट, मतलब कि जो उस मकान में या जो उस कंस्ट्रक्शन में रहेंगे, उसे एक लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके जो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के काम आता है, वो किसी भी टाइप के सामान को, चीज़ों को रखने के काम आता है। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फ्लोर्स की, जो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि इसमें क्या होना है। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है टाइप ऑफ फ्लोर। तो टाइप ऑफ फ्लोर बहुत कॉमन है, आठ टाइप के फ्लोर होते हैं। पहला लिखा हुआ है ब्रिक फ्लोर। तो आप एक बात समझ जाइए कि जब फ्लोर का जो टॉप मोस्ट लेयर है या जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है वो ब्रिक से बना होगा तो वो कहलाएगा ब्रिक फ्लोर। दूसरा सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। जब कोई फ्लोर सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाएगा तो हम उसे कहेंगे सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। फिर हम बात करते हैं सेरेमिक। तो जब कोई फ्लोर सेरेमिक से बनाया जाएगा हम उसे कहेंगे सेरेमिक फ्लोर।
फिर हम कहेंगे कि जब प्री कास्ट टाइल फ्लोर, तो प्री कास्ट टाइल मतलब कि टाइल्स जो पहले से बनाई गई हैं, जो आप देखते हैं टाइल्स आजकल तो पहले से बनी हुई होती हैं, वो इसलिए उसे प्री कास्ट बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्री कास्ट टाइल फ्लोर। फिर अगला लिखा है फ्लैग स्टोन। फ्लैग स्टोन एक टाइप के स्टोन्स होते हैं जो पतले पतले चिप्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, हम उसे यूज़ करते हैं फ्लोरिंग में। फिर इसके बाद है वुडन फ्लोर। तो भैया जब फ्लोर जो है वो लकड़ी से बनाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे वुडन फ्लोर। फिर है मोजाइक फ्लोर। मोजाइक फ्लोर एक टाइप का डेकोरेटिव फ्लोर है जो जिसमें दाने वगैरह लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है टेराजू फ्लोर। तो आप इसे बिल्कुल बेसिक समझिए कि इसको इस हिसाब से बिल्कुल ऐसे नहीं समझना है कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले ब्रिक फ्लोर, अपन एक जनरल आइडिया पे बात करते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कन्वे करूँगा सिंगल सिंगल। आज हम इसका एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं कि फ्लोर किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक फ्लोर की, तो वैसे तो बेटा फ्लोर में आप जानते हैं जब हम पूरी प्लिंथ बीम बना लेंगे और प्लिंथ बीम के आसपास पूरी मिट्टी भर लेंगे तो हमें एक लेवल्ड सरफेस मिल जाएगा। लेकिन हम हमारे कस्टमर को मैक्सिमम एफर्ट के साथ बेस्ट पॉसिबल सरफेस देंगे जिससे वो उसको घर पे रहने में कोई भी परेशानी ना हो। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो एक पूरा फ्लोर हमने पूरी मिट्टी भर दी उस प्लिंथ बीम के बराबर में, और हम उसके बाद फिर हम हमारे कस्टमर के हिसाब से आखिर में उसके चॉइसेस के हिसाब से हम वहाँ पे हो सकता है टाइल्स लगा दें तो वो टाइल्स फ्लोर होगा, फ्लैग स्टोन लगा दें तो वो फ्लैग स्टोन होगा, सीमेंट कंक्रीट भर दें तो सीमेंट कंक्रीट होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे कस्टमर के बजट के ऊपर। अब जब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ उसमें कैसे, तो आप देखिए सबसे पहले बच्चों ये जो आपने फोटो देखी है, जो चीज़ आपको दिख रही है, इसमें आप देखिए कि हमने सबसे पहले टॉप सरफेस जो है, टॉप सरफेस हमने दिया है ब्रिक का, है ना। तो जब हमने ब्रिक का दिया है तो हम इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ब्रिक फ्लोर सिस्टम, है ना। इसको ब्रिक फ्लोर नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब आप ये देखिए, अब अगले में क्या लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो आप बेटा ये देख रहे होंगे, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि हर मकान में सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर होता है, जो जिसके ऊपर हम हो सकता है टाइल्स लगाएं, उसके ऊपर हम मार्बल लगाएं, हो सकता है जो हमारी चॉइस है जो हम वो करें, है ना। तो जब आप ये देखिए सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर जो है वो एक ऐसा फ्लोर है कि जो हर बिल्डिंग में आपको मिलेगा, और मोस्ट इकोनॉमिक, मोस्ट ड्यूरेबल और मोस्ट एफिशिएंट। मतलब कि सीमेंट कंक्रीट फ्लोर एक ऐसा फ्लोर है जो सबसे कम कीमत में बनाया जाता है, सबसे अच्छा होता है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत है और बहुत सालों तक चलता है। ठीक है, तो अब बस ये समझिए कि जब सबसे टॉप का सरफेस में सीमेंट कंक्रीट भर दिया, सीमेंट कंक्रीट भरने के बाद हम प्लेन सरफेस हम उसको एक, अब सीमेंट कंक्रीट आप एक जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, जिसका सरफेस जो है वो रफ होता है। तो मैं इसको स्मूथ करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें टॉप सरफेस में जब मैं इसको बनाता हूँ तो हम एक स्लरी पास करते हैं जिससे इसका पूरा सरफेस बहुत स्मूथ हो जाता है। अब स्लरी क्या होती है, स्लरी का मतलब होता है कि आ लिक्विड ऑफ सीमेंट एंड वाटर। अब जैसे मैं समझता हूँ पानी बहुत ज़्यादा बहुत पानी जो एक ऐसा मटेरियल है, जो वाटर जो होता है वो एक ऐसा मटेरियल है जो किसी भी जगह पर मैं फ्लोट करूँगा तो वो फ्लोट होने लगेगा। लेकिन जब मैं इसको सीमेंट मिलाऊंगा और इसको जब मैं इससे सीमेंट घोलूंगा, इसको जब मिक्स करूँगा, तो आप ये जानते हैं एक तरीके की स्लरी बनेगी जो थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी। ठीक है, जो थोड़ी सी जिसकी डेंस रहेगी, जिसका मतलब कि मैं उसको यदि मैं उसको पानी में इसको मैं फ्लो करूँगा तो बहुत आसानी से फ्लो हो नहीं होगी। तो सीमेंट और पानी से मिला के जाएगा, मतलब कि घोल जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, हम उससे टेक्निकली स्लरी बोलते हैं। तो हम सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में जो फाइनल जो फिनिश है वो हम स्लरी से देते हैं। अगला, अब आप ये देख रहे हैं सेरेमिक फ्लोर। तो भैया सेरेमिक फ्लोर एक टाइप का ऐसा फ्लोर है जो बड़े बड़े मकानों में, जहाँ पे कस्टमर की चॉइस होती है कि हमारा मकान बहुत अच्छा दिखना चाहिए, वहाँ पे हम बात करते हैं सेरेमिक फ्लोर की, जहाँ पे हम टॉप सरफेस सेरेमिक, अब सेरेमिक एक मटेरियल होता है चीनी मिट्टी, हम उससे टॉप सरफेस करते हैं। तो चीनी मिट्टी के लिए एडहेसिव लगते हैं, उसको टॉप सरफेस आप देखिए कि अलग से दिख रहा है वाइट कलर का पूरा, ना इसमें टाइल्स लगी है ना कुछ। तो ये ध्यान से देखेंगे तो पूरा टॉप सरफेस एक सेरेमिक का बना हुआ है। फिर आप इसके बाद देख रहे होंगे ये आपका जो फ्लोर है ये आपको दिखेगा प्री कास्ट सेरेमिक फ्लोर। तो अब देखो सेरेमिक फ्लोर, एक सेरेमिक तो वो होता है जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। भाई सेरेमिक का पाउडर लाया हमने और उसके सबसे टॉप सरफेस में डाल दिया और उससे पानी और एडेसिव के साथ मिला के हमने उसको पूरा सरफेस बना दिया, तो इससे हमें पूरा चिकना सरफेस मिल जाएगा। लेकिन एक प्रीकास्ट सेरेमिक फ्लोर होता है जहाँ पे हम टाइल्स हमें बनी बनाई मिल जाती हैं सेरेमिक्स की।
तो हम उसको यूज़ करते हैं टॉप सरफेस में। तो मैंने उसकी भी फ़ोटो डाल दी है आपके सामने। अब बच्चों इसके बाद है प्रीकास्ट टाइल फ्लोर। तो देखो टाइल फ्लोर और प्रीकास्ट सेरेमिक फ्लोर में कोई अंतर नहीं है, कि बस इतना समझिए कि सेरेमिक की टाइल्स यूज़ हो रही हैं। और आजकल जो प्रीकास्ट टाइल, तो टाइल्स हो सकता है वो सेरेमिक की बने, टाइल्स हो सकता है वो सॉइल की, जिस भी मतलब मटेरियल से बनाना हो उससे वो बनाए, ठीक है। तो टाइल्स आप जानते हैं, टाइल्स जो हम लगाते हैं उससे हम प्रीकास्ट टाइल बोलते हैं। तो उस फ्लोर जो हम उसे यूज़ करेंगे हम उसे कहेंगे प्रीकास्ट टाइल। बहुत सारे साइज में मार्केट में अवेलेबल होती हैं टाइल्स। इसके बाद लास्ट इसमें लिखा हुआ है कि वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर आप जानते हैं एक टाइप का ऐसा फ्लोर जिसमें टॉप सरफेस वुडन का हो, वो कहलाएगा वुडन फ्लोर। तो अब ये वुडन फ्लोर लगेगा कहाँ? अब बेटा इन सारे फ्लोर की बात करते हैं। ये 6 फ्लोर जो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज़ होंगे। तो ब्रिक फ्लोर तो आपने नॉर्मली घर में देखा होगा, नॉर्मली पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह जब आप कहीं घूमने जाते होंगे तो वहाँ देखा होगा कि भाई ब्रिक के ऊपर आप चलते हैं, लास्ट का जो सबसे टॉप सरफेस जिसमें आप चलते हैं वो ब्रिक का बना हुआ रहता है। फिर अगला है सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट आपने घरों में देखा होगा, हर घर में होता है सीमेंट कंक्रीट, सिंपल फर्श जिसमें कोई डेकोरेटिव चीज़ नहीं की गई है। फिर सेरेमिक। सेरेमिक तो आपको उन मकानों में मिलेगा जहाँ पे कस्टमर का बजट बहुत ज़्यादा रहता है। प्री कास्ट सेरेमिक फ्लोर। सेरेमिक का मतलब है कि भाई प्री कास्ट सेरेमिक की टाइल्स बनी हुई हैं, मैंने उससे फिट कर दिया। फिर प्री कास्ट टाइल फ्लोर। प्री कास्ट टाइल का मतलब होता है भैया कि टाइल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं हम उससे बना लिया। देखो वो भी सेरेमिक की हो सकती हैं, कुछ कुछ टाइल्स पूरी सेरेमिक की होती हैं, कुछ कुछ होता है कि कुछ मटेरियल सेरेमिक हो, कुछ मटेरियल कुछ और जो यूज़ करते हैं, जैसे हो सकता है सॉइल सैंपल हो सकता है या पीवीसी हो सकता है, जो भी उन्हें यूज़ करना हो कंपनीज को। लेकिन टाइल्स का जो बना हुआ तो वो प्रीकास्ट टाइल फ्लोर कहलाएगा। फिर इसके बाद वुडन फ्लोर। तो आप जानते हैं जिम्नेजियम, म्यूजिक थिएटर्स और जितने भी बड़े बड़े जो गेमिंग एरियाज हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वुडन एरिया, वुडन फ्लोर। अब बच्चों बात आती है दो टाइप के फ्लोर की जो जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक है फ्लैग स्टोन फ्लोर। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड टॉप में, हमने सबसे टॉप सरफेस में स्टोन्स लगाए हैं। और ये वो स्टोन है जो नॉर्मली मार्केट में ऐसे ही अवेलेबल होते हैं, रेड स्टोन बोलते हैं हम इसे। यदि आप इसको जानते हो तो ये चीप है बेसिकली, जिसमें हम नॉर्मली वॉशरूम वगैरह में ये हम लगाते हैं। ये इसमें ऊपर में कोई भी मटेरियल बैठता नहीं है और इसमें आदमी स्लिप नहीं होता। तो जब किसी टॉप सरफेस में मैं ना तो टाइल्स लगा रहा हूँ, ना तो फिर मैं वहाँ पे ब्रिक लगा रहा हूँ, ना मैं वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट बिछा रहा हूँ, मेरा बस ये है कि मैं वहाँ पे स्टोन लगा रहा हूँ। अब मार्केट में बहुत सारे स्टोन ऐसे कटे हुए अवेलेबल होते हैं जो टॉप सरफेस में काम आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कोटा स्टोन। आपने देखा है आप अपने कॉलेज में जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, आपकी क्लास के नीचे जिस क्लास में आप बैठते हैं वो है कोटा स्टोन। तो कोटा स्टोन, कोटा एक इस टाइप का, कोटा एक जगह है जहाँ से स्टोन मिलता है। हम वहाँ से उसे लेके आते हैं, हम हमारे उसे चिप्स के हिसाब से काटते हैं जिसकी थिकनेस होगी 10 mm to 50 mm बस मैक्सिमम, ठीक है। तो अब जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उसे हम काट के हम हमारे टॉप सरफेस में यूज़ करेंगे और उसे अब सीमेंट से चिपकाते चले जाएंगे। इन स्टोनों में फ़ायदा ये होता है जैसे जैसे इसकी सफाई होती जाती है वैसे वैसे इसकी शाइनिंग बढ़ती जाती है और ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और इसको बनाते समय हमें ज़्यादा हैंडल विथ केयर हमें ध्यान नहीं रखना, क्योंकि टाइल्स एक ऐसा मटेरियल है जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो पानी रुक जाता है, लेकिन स्टोन में ऐसा नहीं होता। तो फ्लैग स्टोन का मतलब सिंपल आप ये समझिए कि फ्लैग स्टोन स्टोन की पतली पतले एक पूरा स्लैब है जो जिसकी थिकनेस 10 mm से लेके 50 mm तक होगी। अच्छा, इसकी जगह मैं कोटा लगा सकता हूँ, मार्बल लगा सकता हूँ, जितने भी टाइप के फ्लैग स्टोन है। तो अपन इसके बाद अभी जब फ्लोर की क्लास करेंगे तो मैं टिपिकल एक फ्लोर के एडवांसमेंट और क्या इसके एडवांटेजेस और क्या इसके डिसएडवांटेजेस तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। और तो बेटा इसके बाद लास्ट फ्लोर आता है टेराजू फ्लोर। बेटा टेराजू आप देखिए कि ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं, दूसरे स्टोन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोटा है, वाइट स्टोन है या फिर मार्बल है। तो हम इसकी चिप्स को यूज़ करते हैं एक सीमेंट के बेस के ऊपर। तो आप देखिए कि एक टाइप की जब हम बात कर रहे हैं कि सीमेंट एक डेकोरेटिव टाइप ऑफ फ्लोर है जहाँ पे हमने पूरे स्टोन नहीं लगाए, हमने सिर्फ क्या किया कि हमने वहाँ पे स्टोन को काट काट के रेंडमली जमा दिया और इसके आसपास सीमेंट भर दी। तो एक टाइप का डेकोरेटिव टाइप ऑफ फ्लोर जो आज भी यूज़ होता है, आप अपने क्रिएशन में देख सकते हैं कई जगह यूज़ होता है। क्योंकि स्टोन की चीज़ हम स्टोन का यूज़ करते हैं आपके फ्लोरिंग में, तब हम उसे देखते हैं कि हमें ये पता होता है कि यार कई पत्थर हमारे ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो हम उसका यूज़ करते हैं और सीमेंट के जो आखिरी वाले सरफेस पे हम वहाँ पे उसको भर देते हैं, उसके आसपास सीमेंट डाल देते हैं, तो उससे हमको एक डेकोरेटिव टाइप ऑफ फ्लोर मिलता है।
तो बच्चों ये रहा फ्लोर और फाउंडेशन की बात। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में फ्लोर फाउंडेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।